वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 12 जुलाई 2021 और 12 जुलाई 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बीपीएससी सहित बिहार एसएससी, बिहार एसआई, ईएसआई, सीडीपीओ, बिहार पुलिस और वो तमाम परीक्षाएं जो खास करके बिहार में आयोजित होती है। अगर आप घर बैठे इन सभी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं जो खास करके बिहार में आयोजित होते हैं तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगर आप इस श्रृंखला के वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो आपको बता दूं कि यहाँ पर जनवरी से लेकर अब तक के करंट अफेयर्स के वीडियो और पीडीएफ दोनों मिल जाएगा। वीडियो के लिए आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पर बिहार करंट अफेयर्स के नाम से प्लेलिस्ट बना है, आप वहाँ पर जाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। और रही बात पीडीएफ की तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून ये पिछले 6 माह के करंट अफेयर्स का पीडीएफ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर जाकर इसका पीडीएफ फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और जो पिछले वीडियो में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था वो प्रश्न था कि हाल ही में आईएसएसएफ शूटिंग विश्व कप 2021 में पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर था ये था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10वें स्थान पर भारत रहा है। कुल मिला के 4 पदक भारत को मिला है। अगर पदक की हम बात करें तो कुल मिला के 4 पदक भारत को मिला। और यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सारी की सारी मैं आपको डिटेल बताया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है आप उसे डिटेल में जरूर लिखा कीजिए। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी और अधिकतर लोगों ने इसके बारे में डिटेल में लिखा है, तो आप भी इसे कमेंट बॉक्स में डिटेल में जरूर लिखा कीजिए। चलिए अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जुलाई माह से संबंधित जो प्रमुख दिवस वो तिथियां हैं ये सेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर जो यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मतलब दिवस है उसे देख लेते हैं। तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया। इसका जो थीम था इस वर्ष का ये आपको याद रखना, ये था सेव द सेवियर्स। और 1 जुलाई को इसके अतिरिक्त भारतीय स्टेट बैंक स्थापना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चुटकुला दिवस भी मनाया गया। ये भारतीय स्टेट बैंक स्थापना दिवस का 66वां संस्करण था, ये आपको ध्यान रखना है। 2 जुलाई को विश्व यूएफओ दिवस मनाया गया। 4 जुलाई को स्वामी विवेकानंद स्मृति दिवस मनाया गया और इसके अतिरिक्त 4 जुलाई को अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया, क्योंकि अमेरिका 4 जुलाई 1776 को ब्रिटेन की गुलामी की जंजीर से आजाद हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 5 जुलाई को मनाया जाता है श्री गुरु हरगोविंद जयंती। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस। 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस। चलिए अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं आगे और अगला हमारा यहाँ पे 9 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस। और अगला जो है 11 जुलाई, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। इस वर्ष का वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2021 का थीम है राइट्स एंड चॉइसेस आर द आंसर, ये आपको याद रखना है। और आज है 12 जुलाई और आज है विश्व मलाला दिवस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ से आपको याद रखना है। जैसे जैसे ये डेट बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पर सारी चीज़ें अपडेट होती चली जाएगी। आपको यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ कि जितनी भी परीक्षाएं आयोजित होती है तो उन परीक्षाओं में लगभग कर सकते हैं एक प्रश्न आपका थीम या फिर दिवस वाले सेक्शन से जरूर आता है, तो इसे आप इग्नोर मत कीजिए। आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका 1 नंबर आपके हाथ में है। तो यहाँ से मतलब ये सारी चीज़ों का आप रिवाइज करते रहिए, जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे आपका छूटने ना पाए। ये एक उद्देश्य लेके चलिए कि दिवस वाला जो भी प्रश्न हमसे एग्जाम पूछा जाएगा वो प्रश्न कम से कम मेरा गलत नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी को ध्यान रखते हुए हमने मतलब ये सीरीज के तहत इसे ऐड किया है। चलिए अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे और आपको ले चलते हैं सीधे पहले प्रश्न को। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और प्रश्न से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन होगी वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आपको इस पूरे वीडियो को ध्यान पर देखना है और वीडियो के अंत में जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो यहाँ पर आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस के अवसर पर आधार स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020-21 में बिहार की जनसंख्या कितनी हो गई है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लगभग 119 मिलियन बिहार की आबादी हुई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर मैं आपको इस बारे में बता दूं कि जनसंख्या दिवस के अवसर पर 11 जुलाई 2021 को आधार स्टैटिस्टिक्स द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक 2020-21 में बिहार की जनसंख्या 11,94,61,013 अर्थात 119.46 मिलियन हो गई है। आपको ध्यान रखना है लगभग ये 119 मिलियन बिहार की आबादी हो चुकी है, ठीक है। और यहाँ पर ये आपको याद रखना है ये जो मतलब आंकड़े हैं जो मतलब रिपोर्ट के आधार पर कहा गया है, ये रिपोर्ट का नाम है आधार स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे अगला पॉइंट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या 10,40,99,452 थी। और वहीं पे अगर हम बात करें 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की आबादी तो 8,28,78,796 बिहार की जनगणना थी। ये दोनों आप याद रखिए, यहाँ से आपके प्रश्न बढ़ सकते हैं। देखिए 2021 में जनगणना होने वाला था लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण ये जनगणना में मतलब थोड़ी सी देरी हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर 2001-2011 ये दोनों जनगणना का जो आंकड़ा है ये आपको याद रखना है। 2001 वाला का मैं एक बार पुनः रिपीट कर दूं 8,28,78,796 और
वहीं पे 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की आबादी जो है 10,40,99,452। लेकिन यहाँ पर इस रिपोर्ट के आधार पर, ये आधार स्टेटिक्स की रिपोर्ट के आधार पर बिहार की जो जनसंख्या बताई गई है वो बताई गई 11,94,61,013। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट में लिखा गया कि बिहार की जनसंख्या 1991 से 2001 के बीच सर्वाधिक, जो कि 28.6% बढ़ी थी। ये आप ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया कि वर्तमान में बिहार जनसंख्या के मामले में देश में दूसरे स्थान पर है और उत्तर प्रदेश में लगभग 24 करोड़ की आबादी के साथ पहले स्थान पर है। ये आपको ध्यान रखना है, पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश और दूसरे स्थान पर है बिहार। तो ये सारी चीजें यहाँ से आप याद रखिए, यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, ये अभी जो रिपोर्ट जारी किया गया जनसंख्या दिवस के अवसर पर, तो ये अभी बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग कर रहा है ट्विटर पर भी, तो यहाँ से आपके प्रश्न जरूर बनेंगे। ये सारी चीजों को यहाँ से आपको याद रखना है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप 1 वर्ष तक पूरी तरह डेडिकेशन के साथ हमारे करंट अफेयर्स को फॉलो करते हैं तो आपकी आगामी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आपके करंट अफेयर्स के एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। ये मेरा आपसे वादा है। जो भी प्रश्न होगा यहाँ से आपका जरूर मैच करेगा, क्योंकि हम सारे प्रश्न को कवर करते हैं और आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं ताकि आप एग्जाम में बेहतर कर पाए। तो आप इसे रेगुलर फॉलो कीजिए, रेगुलर चैनल पे वीडियो अपलोड होता है, इससे आपकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। चलिए अभी हम यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न होगा कि हाल ही में बिहार के उद्योग मंत्री व बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने मुंगेर बंदूक कारखाना विकसित करने की घोषणा की है। इस कारखाना के निर्माण का श्रेय किसे प्राप्त है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मीर कासिम इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। मीर कासिम बंगाल के नवाब थे और इस बंदूक कारखाना के निर्माण का श्रेय मीर कासिम को ही दिया जाता है। अब यहाँ पर इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि हाल ही में बिहार के उद्योग मंत्री व बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने मुंगेर को औद्योगिक हब बनाए जाने की घोषणा की है और वहां की ऐतिहासिक बंदूक कारखाना को विकसित करने की भी बात कही है। यह भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट लिखा गया मीर कासिम के बारे में, तो इसके बारे में यहाँ पे जान लेते हैं। तो मीर कासिम 1760 से 1763 तक बंगाल के नवाब थे। ये पॉइंट अच्छा है, यहाँ से प्रश्न आपके बनेंगे। तो मीर कासिम 1760 से 63 तक बंगाल के नवाब थे और इन्होंने अंग्रेजों की हस्तक्षेप से दूर रहने के लिए अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो कि कई बार बीपीएससी में पूछा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी क्रम में उन्होंने मुंगेर में तोपखाना और बंदूक की फैक्ट्री का निर्माण कराया था। तो इस फैक्ट्री का जो निर्माण का श्रेय जाता है ये बंगाल के नवाब मीर कासिम को जाता है। यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखना है कि मीर कासिम 3 वर्ष तक 1760 से लेकर 1763 तक बंगाल के नवाब थे और इन्होंने अंग्रेजों की हस्तक्षेप से दूर रहने के लिए अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर में स्थानांतरित किया था। और यहीं पर इन्होंने इसी क्रम में अपनी सेना को यूरोपीय ढंग से सुसज्जित किया था और इसी क्रम में उन्होंने तोपखाने और बंदूक की फैक्ट्री का निर्माण मुंगेर में किया था। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है, मतलब कि मीर कासिम और फिर मुंगेर के बंदूक कारखाने के बारे में। ठीक है, चलिए अभी हम यहाँ पे बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे बात आई है बिहार की। तो बिहार से संबंधित चीज़ों को यहाँ पे देख लेते हैं। ये मैप में बिहार की स्थिति है और बिहार की चौहद्दी आपसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बिहार की जो चौहद्दी है ये आपको ध्यान रखना है। एक बार मैं आपको बता दूँ बिहार की चौहद्दी क्या है। तो उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश, ये बिहार की चौहद्दी है। और हम यहाँ पे बात करेंगे बिहार की सीमाओं के बारे में। तो अगर हम राज्य की बात करें तो बिहार की सीमाएं जो है 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करती है, जो कि उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल है। और वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर हम बात करें तो बिहार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ लगती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपसे जानते हैं बिहार की राजधानी है पटना, राज्यपाल है वर्तमान में फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजकीय पक्षी गौरैया, राजकीय पशु बैल, राजकीय वृक्ष पीपल है, राजकीय फूल गेंदा। बिहार का जनसंख्या घनत्व अगर हम बात करें तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बिहार का जनसंख्या घनत्व है। क्षेत्रफल की अगर बात किया जाए तो 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। प्रथम राजभाषा हिंदी तथा द्वितीय राजभाषा उर्दू है। बिहार की लंबाई 345 किलोमीटर, चौड़ाई 483 किलोमीटर और विधान परिषद के 75 सीटें, विधानसभा की 243 सीटें, राज्यसभा की 16 तथा लोकसभा की 40 सीटें हैं। और बिहार की जो लोक नृत्य है ये जाट, जाटिन, कजारी, पनवरिया और विदेशिया यहाँ की प्रमुख लोक नृत्य है। और जो आप यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं 2 स्वास्तिक के बीच में बौद्धि वृक्ष, ये बिहार का राजकीय चिन्ह है। अब यहाँ से मैं आपको एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, यहाँ पे लिखा गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में, तो आपको कमेंट करके बताना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ कितनी बार ली है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और यहाँ पे चर्चा भी थी राजकीय पक्षी की, तो अभी हाल ही में 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया था, जिसका थीम है इस वर्ष का विश्व गौरैया दिवस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को यहाँ से बिहार से संबंधित आपको याद रखना है।
चलिए अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि इस चैनल के माध्यम से अभी रिसेंटली एक ई बुक लॉन्च किया गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस ई बुक की खास विशेषता यह है कि विगत 28 वर्षों से बिहार में जितनी परीक्षाएं आयोजित हुई उसके प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। और दूसरी विशेषता यह है कि ये बाइलिंगुअल है, यानी कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है। इसमें 2500 से अधिक प्रश्नों का संग्रह किया गया है। ये इस सीरीज का वॉल्यूम 1 है। आपको मैं बता दूं कि अगर बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी कंपैरेटिव एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो ये PDF आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि इसे बहुत मेहनत के साथ तैयार किया गया है। इसकी खास विशेषताओं को अगर हम ध्यान में दें तो इसकी सबसे प्रमुख खास विशेषता ये भी होगी कि जब आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो प्रीवियस ईयर का काफी ज्यादा अहम रोल होता है। तो इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप देख के समझ सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, तो वहां से आपकी समझ बढ़ेगी और आप एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। तो बिहार के सभी कंपैरेटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप इसे परचेज कीजिए। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसका जो कीमत है ये केवल और केवल 100 रुपया है। आप जाके वहां पर परचेज कीजिए और इसका मतलब फायदा जरूर उठाइए, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न कि हाल ही में कब यूके इंडिया फाइनेंशियल मार्केट्स डायलॉग ने द्विपक्षीय वित्तीय कनेक्शन को मजबूत करने के लिए वर्चुअल मीटिंग की है। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8 जुलाई 2021 को ये वर्चुअल मीटिंग का आयोजन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इस बारे में बता दूं कि हाल ही में 8 जुलाई 2021 को यूके इंडिया फाइनेंशियल मार्केट्स डायलॉग यानी कि FMD ने द्विपक्षीय वित्तीय कनेक्शन को मजबूत करने के लिए पहली वर्चुअल मीटिंग की है। ये आपको ध्यान रखना है। इसका ये पहला वर्चुअल मीटिंग है जो कि मतलब अभी हाल ही में आयोजित किया गया 8 जुलाई 2021 को। अब यहाँ पे आगे लिखा गया कि इस बैठक की अध्यक्षता यूके ट्रेजरी और भारतीय वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा किया गया है। तो ये सारे कुछ तथ्य हैं, इसे याद रखिए। अब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण तथ्य है ये देखते हैं कि इस बैठक में 4 प्रमुख विषयों पर सहयोग बढ़ाने को लेकर बातचीत हुई है। ये 4 प्रमुख विषय कौन कौन है? तो यहाँ पर जो पहला विषय था ये था कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक या फिर गिफ्ट सिटी। दूसरा है बैंकिंग और भुगतान। तीसरा बीमा। चौथा पूंजी बाजार। ये 4 विषयों पर सहयोग बढ़ाने को लेकर अभी हाल ही में बातचीत हुई है, जो कि वर्चुअली मीटिंग में ये बातचीत हुई है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसका आयोजन 8 जुलाई 2021 को किया गया था भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आज के इस वीडियो का टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ 750 लाइक का। अगर आपको लगे कि वीडियो सचमुच हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमारे मोटिवेशन को जरूर बढ़ाइएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में लेसेंट प्लेनेटरी हेल्थ जनरल द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण प्रतिवर्ष भारत में कितने लोगों की मौत हो जाती है? तो देखिए ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 7,40,000 लोगों की प्रतिवर्ष मौत होती है भारत में जलवायु परिवर्तन को लेकर के। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में प्रकाशित लेसेंट प्लेनेटरी हेल्थ जनरल की एक अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण प्रतिवर्ष भारत में 7,40,000 लोगों की मौत हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ये रिपोर्ट में कहा गया, कौन सा रिपोर्ट? इस रिपोर्ट का नाम आपको याद रखना है। इस रिपोर्ट का नाम है लेसेंट प्लेनेटरी हेल्थ जनरल, ठीक है। इसी रिपोर्ट के अनुसार कहा गया कि प्रतिवर्ष जलवायु परिवर्तन के कारण भारत में मतलब कि 7,40,000 लोगों की मौत हो जाती है, ठीक है। ये आंकड़े आप याद रखिए। अब यहाँ पे आगे लिखा गया जिसमें ठंडे तापमान से 6,55,400 मौत और उच्च तापमान से 83,700 मौत प्रतिवर्ष होती है। ये सारे आंकड़े इसी रिपोर्ट के आधार पर कहा गया है। यहाँ पर नेक्स्ट लिखा गया कि और वैश्विक स्तर पर एक वर्ष में 5 मिलियन से अधिक मौत जलवायु परिवर्तन से हो जाता है। और फिर यहाँ पे आगे लिखा गया कि इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 से 2019 तक ठंड से होने वाली मौतों में 51% की कमी आई है, जबकि गर्मी से होने वाली मौतों में 0.21% की वृद्धि हुई है। तो ये सारे कुछ आंकड़े हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये सारे आंकड़े को आप नोट डाउन कीजिए, अन्यथा आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहां से मतलब आप इसका नोट जरूर तैयार कीजिए, ठीक है। तो यहाँ से ये सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण तथ्य निकल के आता है, अगर हम बात करें इसके आंकड़ों के दृष्टिकोण से, तो आंकड़े में सबसे पहले आपको याद रखना है कि प्रतिवर्ष भारत में जलवायु परिवर्तन से जो मौत होती है वो मौत का आंकड़ा है 7,40,000, और वहीं पे जिसमें ठंडे तापमान से 6,55,400 मौत और वहीं पे उच्च तापमान से 83,700 मौत होती है। लेकिन वहीं पे अगर पूरे विश्व की बात किया जाए तो पूरे विश्व में 5 मिलियन से अधिक मौत मतलब कि ये जलवायु परिवर्तन से होता है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आप ही याद रखिए। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 5वां प्रश्न है कि हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले दूसरे पुरुष गोल्फर कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हमारा होगा उदयन माने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही विकल्प होगा। अब यहाँ पर हम इसके बारे में आपको बता दें कि टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए अनिर्बान लाहिड़ी के क्वालिफाई होने के बाद अब हाल ही में उदयन माने टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाले दूसरे पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। आप जहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है उदयन माने, और ये टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाले दूसरे खिलाड़ी बने हैं। जो पहले खिलाड़ी बने हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाले, ये नाम आप याद रखिएगा, अनिर्बान लाहिड़ी इनका नाम है। और
यहाँ पे आगे लिखा गया है कि क्वालिफाई करने वाली एकमात्र महिला अदिति अशोक है, यानी कि टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाली, मतलब यहाँ पर गोल्फर की मैं बात कर रहा हूँ, तो एकमात्र महिला खिलाड़ी है अदिति अशोक। और यहाँ पे आगे लिखा गया है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त 2021 के बीच होंगे, ये बात आप ध्यान रखें। और यहाँ पे आगे लिखा गया और टोक्यो पैरालंपिक 2020 का आयोजन 24 अगस्त से लेकर 5 सितंबर 2021 के बीच होंगे। तो दोनों आपको यहाँ पर याद रखना है। अब यहाँ पर आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, एक कमेंट भी मुझे आया था जिसमें लिखा था सर दोनों में अंतर क्या है। तो देखिए ओलंपिक और पैरालंपिक खेल लगभग समान ही होता है, बस पैरालंपिक में भाग लेने वाले एथलीट कुछ विकलांगों से प्रभावित होते हैं, यानी कि पैरालंपिक कह सकते हैं सीधे आसान भाषा में पैरालंपिक खेल वो होता है जिसमें कि मतलब कह सकते हैं कुछ रूप से विकलांग जो लोग होते हैं आंशिक रूप से या फिर, तो वो लोग इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ से आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। तो ये दोनों चीज़ों को आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि मतलब कि इसका जो ओलंपिक का जो आयोजन है टोक्यो ओलंपिक 2020 का, ये आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त और वहीं पे पैरालंपिक की अगर बात किया जाए तो 24 अगस्त से लेकर के 5 सितंबर 2021 के बीच खेला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आपको याद रखना है। और यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न कि हाल ही में किस देश के टेनिस खिलाड़ी माटेओ बेरेटनी विंबलडन इतिहास में सिंगल्स के फाइनल में पहुंचने वाले देश के पहले खिलाड़ी बने हैं। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, इटली इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में विश्व के 9वें नंबर के टेनिस खिलाड़ी माटेओ बेरेटनी विंबलडन के मेंस सिंगल्स के सेमीफाइनल में विश्व के 18वें नंबर के पोलैंड के ह्यूबर्ट हरकाज को हराकर विंबलडन इतिहास में सिंगल्स के फाइनल में पहुंचने वाले इटली के पहले खिलाड़ी बने हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये जो आप इस इमेज में देख रहे हैं यही है माटेओ बेरेटनी, जो कि विंबलडन इतिहास के सिंगल्स के फाइनल में पहुंचने वाले इटली के पहले खिलाड़ी बने हैं। और इन्होंने किसे हराया है ये भी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। तो 18वें विश्व के 18वें नंबर के पोलैंड के खिलाड़ी ये है ह्यूबर्ट हरकाज, तो इन्हें मतलब पराजित कर ये मतलब कि फाइनल में जगह बनाया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे आगे लिखा गया कि इससे पहले बेरेटनी ग्रैंड स्लैम फाइनल में पहुंचने वाले इटली के पहले खिलाड़ी भी थे। तो यहाँ से भी आपके प्रश्न बनेंगे, ये अभी चर्चे में है तो आपके प्रश्न यहाँ से भी बनेंगे कि मतलब इसके बारे में यहाँ जो लिखा गया है इससे पहले बेरेटनी ग्रैंड स्लैम फाइनल में पहुंचने वाले इटली के पहले खिलाड़ी बने थे। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि विंबलडन इतिहास के सिंगल्स के फाइनल में पहुंचने वाले ये माटेओ बेरेटनी पहले खिलाड़ी हैं। तो ये दोनों चीज़ों को यहाँ से आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं 7वां प्रश्न। ये प्रश्न कि हाल ही में फाम मिन चिन्ह किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। फाम मिन चिन्ह अभी हाल ही में वियतनाम के प्रधानमंत्री बने हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आपको मैं बता दूं कि हाल ही में कम्युनिस्ट पार्टी के नेता फाम मिन चिन्ह को वियतनाम का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। आप यहाँ पर इस इमेज में देखेंगे ये है फाम मिन चिन्ह जो कि अभी हाल ही में वियतनाम के प्रधानमंत्री बने हैं। यहाँ पे आगे लिखा गया वियतनाम दक्षिण पूर्व एशिया के हिंद चीन प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित एक देश है। यहाँ की राजधानी हनोई है। वियतनाम की राजधानी हनोई है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। और वियतनाम की जो मुद्रा है ये वियतनामी दोंग यहाँ की मुद्रा है। और यहाँ पे अगला पॉइंट लिखा गया है यहाँ बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या अधिक है। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ से आपको याद रखना है। अब यहाँ पर अगला पॉइंट है कि 19वीं सदी के मध्य में फ्रांसीसियों ने वियतनाम पर अधिकार कर उसे अपना उपनिवेश बना लिया था। और फिर द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान ने फ्रांसीसियों को वियतनाम से हटाकर वियतनाम पर अपना अधिकार कर लिया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 19वीं सदी के मध्य में फ्रांसीसियों ने वियतनाम पर अधिकार किया था, जो कि द्वितीय विश्व के फलस्वरूप यहाँ पर जापान का कब्जा हो गया था, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आपको याद रखना है। अभी हाल ही में फाम मिन चिन्ह वियतनाम के प्रधानमंत्री बने हैं और वियतनाम की राजधानी हनोई और वियतनाम की मुद्रा है वियतनामी डोंग। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आप ही याद रखिए। चलिए अभी हम यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 8वां प्रश्न है कि हाल ही में वित्त मंत्रालय ने कितने राज्यों को 9,878 करोड़ के राजस्व घाटा अनुदान की चौथी मासिक किस्त जारी की है। कितने राज्यों के लिए ये राजस्व घाटा अनुदान का चौथी मासिक किस्त जारी किया गया है, जो कि 9,871 करोड़ रुपये का है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 17 राज्यों को ये जारी किया गया है। अब यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में वित्त मंत्रालय ने भारत के 17 राज्यों को 9,871 करोड़ की राजस्व घाटा अनुदान की चौथी मासिक किस्त जारी की है। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे अगला पॉइंट में लिखा गया है कि इस प्रकार चारों किस्त को मिलाकर अब तक 39,484 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं, जो कि कुल राशि का 33% हिस्सा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी हाल ही में चौथी मासिक किस्त जारी की गई है, जो कि 9,871 करोड़ रुपए की थी। और इस प्रकार से कुल मिलाकर ये जो राशि हुई है चारों किस्तों को मिलाकर ये 39,484 करोड़ रुपए हुई है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, जो कि कुल राशि का 33% है। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, ये भी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है हाल ही में किसने अपनी पुस्तक द प्रेगनेंसी बाइबल का विमोचन किया है। तो देखिए द प्रेगनेंसी बाइबल का विमोचन अभी हाल ही में
करीना कपूर खान के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको इस बारे में बता दूं कि हाल ही में करीना कपूर खान ने अपनी नई पुस्तक प्रेगनेंसी बाइबल का विमोचन किया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने इसे अपना तीसरा बच्चा कहकर संबोधित किया। इस पुस्तक को इन्होंने अपना तीसरा बच्चा कहकर संबोधित किया था। और यहाँ पे आगे लिखा गया, इस पुस्तक में उन्होंने गर्भावस्था के दौरान की शारीरिक और सभी भावनाओं का वर्णन किया। इस पुस्तक में आप यहाँ पर इस इमेज में इस पुस्तक का ये कवर पेज देख सकते हैं। तो ये वो पुस्तक है जिसका भी विमोचन अभी हाल ही में करीना कपूर के द्वारा किया गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन जॉर्जिया की यात्रा पर जाने वाले पहले भारतीय विदेश मंत्री बने हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, सीधा यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन ऐसे विदेश मंत्री हैं जो कि जॉर्जिया की यात्रा में हाल ही में गए। यानी कि कहने का सेंस यह है कि वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है जो कि अभी जॉर्जिया की यात्रा पर गए हैं। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा एस जयशंकर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर दो दिवसीय यात्रा के दौरान, देखिए यात्रा छूट गया है, 2 दिवसीय यात्रा के दौरान जॉर्जिया पहुंचे और इस प्रकार वे जॉर्जिया की यात्रा पर जाने वाले पहले भारतीय विदेश मंत्री बने हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे आगे लिखा गया है, इस यात्रा के दौरान आपसी संबंधों के अलावा क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे। और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण फैक्ट लिखा गया जो कि आपसे कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर अगला पॉइंट में लिखा गया कि साथ ही ताबिलिसी शहर में महात्मा गांधी की नई प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपके लिए 2 महत्वपूर्ण तथ्य निकल कर आते हैं कि जॉर्जिया की यात्रा पर जाने वाले प्रथम भारतीय विदेश मंत्री कौन है, तो ये है एस जयशंकर। और इन्होंने यहाँ पर इस यात्रा के दौरान 2 दिवसीय यात्रा था और इस यात्रा के दौरान इन्होंने यहाँ पर जॉर्जिया में ताबिलिसी शहर में महात्मा गांधी की नई प्रतिमा का अनावरण भी किया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ से आपको याद रखना है। अब हम यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य भारतीय रेलवे के मानचित्र में शामिल हुआ है। तो अभी हाल ही में मणिपुर को भारतीय रेलवे में शामिल किया गया, भारतीय रेलवे के मानचित्र में शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर को भारतीय रेलवे के मानचित्र में शामिल किया गया है। और यहाँ पे आगे लिखा गया कि इस दौरान असम के सिलचर रेलवे स्टेशन से एक यात्री ट्रेन एक्सप्रेस परीक्षण के लिए मणिपुर पहुंची है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ जो इस इमेज में देख रहे हैं ये उत्तर पूर्वी राज्य है और ये इस 7 राज्य जो यहाँ पर दिख रहे हैं आप, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम, ये सभी राज्यों को पूर्वोत्तर का कि शातवाहन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारे फैक्ट यहाँ से आप ही याद रखिए। अब हम यहाँ पे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि हाल ही में बिहार का कौन सा जिला इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा देने में पूरे भारत में अव्वल आया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको कल वाले वीडियो में दिया था। अगर आपने कल वाले वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। इसका आंसर क्या है कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, और आप चाहें तो यहाँ पर इसके बारे में डिटेल में भी लिख सकते हैं। और जो लोग हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करने के इच्छुक हैं, पेड ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कीजिए। ध्यान रखें आपको मैसेज करते वक्त pre21 लिख के मैसेज करना है और आपको ये भी ध्यान रखना है कि कॉल नहीं करना है बल्कि मैसेज करना है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।